कुछ दिन से देख रही थी कि मेरा पति बहुत परेशान था। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। मैंने उसे कहा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तो कहने लगा कि क्या अचार से रोटी खा लेते हैं। पर उसने यह नहीं बताया कि पैसे क्यों नहीं हैं और कब आएंगे। फिर 2 दिन ऐसे गुजरे जब घर में अचार और रोटी भी नहीं थी। हमने दोनों ने पानी पीकर गुजारा किया। फिर एक रात उसने मुझे नींद से उठाया और कहा कि मेरी बात सुनो। वह मुझे अपने साथ ले जाने लगा। वह मुझे एक बहुत बड़े घर में ले आया और एक कमरे के बाहर खड़ा करके कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे बहुत सारे झूठ बोले थे और आज उन झूठों के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करो और ठंडे दिमाग से सोचो तो हमारी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। इस कमरे में चली जाओ और जो करने को कहा जाए चुपचाप कर लेना। ये याद रखना कि हम लोगों ने न जाने कितने दिन से ढंग का खाना नहीं खाया है, तो फिर तुम्हें सब कुछ आसान लगेगा। मैं उसकी बात समझी नहीं। उसने मुझे कमरे के अंदर भेज दिया। कमरे में अंधेरा था। मुझे डर लगने लगा। मैं वापस जाने लगी, पर उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उसका साया नज़र आ रहा था। वह खड़ा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और मेरी बात भी नहीं सुन रहा था। जब सामने अचानक से रोशनी हुई और एक आदमी उस कमरे में बैठा था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि आ गई ना, फिर तुम मेरे पास। और मुझे वह पल याद आ गया जब मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था और अब शायद उसकी बारी थी, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा नाम ढानी है। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी और हमेशा से ही किसी से प्यार शादी करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो तो मुझे किसी से मोहब्बत हो और उसके बाद शादी हो। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता तलाश लिया था। मुझे लगा कि ऐसे ही कह रहे हैं, इतनी जल्दी थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिस आदमी की वह बात कर रहे थे वह बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी था। उसे पूरा शहर जानता था और उसका रिश्ता हमारे घर में कैसे आ सकता था। पर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि अमीर लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं। उनको किसी बड़े घर से लड़की लाने की ज़रूरत नहीं होती। वह कोई दहेज के भूखे थोड़ी होते हैं, लेकिन उनको एक सुंदर पत्नी चाहिए जो पार्टियों में जा सके। लोग उनकी पत्नी को देखकर कहें, खुद तो अमीर हैं, पत्नी भी बहुत अच्छी रखी हुई है और तू इतनी सुंदर है, इसीलिए तेरे लिए रिश्ता आया है। उनको और कुछ नहीं चाहिए और हमारे पास देने का कुछ है भी नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ तेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा। वही बात हुई कि मैं उस आदमी को पसंद आ गई। वह आदमी भी देखने में बुरा नहीं था, लेकिन शायद मुझसे बड़ा था। मेरी माँ ने कहा कि 7 से 8 साल का फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास पैसे होते हैं उसमें कोई कमी नहीं होती, क्योंकि पैसा सारी बुराइयों को छुपा लेता है। और जिसके पास पैसे नहीं होते उसमें कोई खूबी नहीं होती, क्योंकि उसकी जेब खाली होती है। वह जितना भी अच्छा बन जाए, बात पैसे पर आकर रुक जाती है। मेरे होने वाले पति का नाम प्रताप सिंह था। वह बहुत ज़्यादा अमीर था और उसके पास पैसे ही पैसे थे। मेरे माँ बाप ने उसके साथ मेरी सगाई करा दी। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे कोई और पसंद था। बस मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि सगाई तो कर दी, लेकिन शादी देर से करना। तो मेरी माँ ने कहा कि हमें पता है कि तेरी उम्र अभी कम है, कम से कम भी 1 साल के बाद शादी करेंगे, नहीं तो 2 साल का तो कहाँ ही है हमने। मैं खुश हो गई कि चलो सगाई हुई तो क्या हुआ, 2 साल तक तो मैं अपने घर में अपनी मर्जी से रह सकती हूँ। लेकिन सगाई होने का फ़िलहाल मुझे फ़ायदा ही हो रहा था। वह रोज़ मेरे लिए कोई ना कोई तोहफ़ा भेजता था। उसने मेरे महीने के कुछ पैसे भी लगाए थे। उसने मेरे माँ बाप को कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है, इसका जेब खर्च मैं दिया करूँगा। और वह पैसे इतने होते थे कि मेरा जेब खर्च किया उससे तो हमारा पूरा घर चल सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल प्रताप की तरफ नहीं लग रहा था। मैं उसे अपना पति स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी इसके साथ नहीं गुजरेगी। यह वह है ही नहीं जिसके साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। शायद इसीलिए, क्योंकि अभी तक हमने एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं की थी। एक दिन मेरी एक दोस्त भी घर आई हुई थी जब प्रताप ने मेरे लिए एक बड़ा सा फ़ोन भेजा। और फ़ोन भी चालू था, उसके अंदर सिम भी थी और पूरे महीने का पैकेज भी था।
मेरी दोस्त ने कहा कि तेरी प्रताप से बात होती है क्या? मैंने कहा कि नहीं होती। उसने कहा कि तभी उसने तुझे फ़ोन भेजा है। अब तो उससे बात किया कर। सगाई के बाद और शादी से पहले का जो वक्त होता है ना, वह बड़ा अच्छा होता है। इसमें एक दूसरे से अगर अच्छे तरीके से बात की जाए तो अरेंज मैरिज भी लव मैरिज बन जाती है। मैंने कहा कि मुझे उससे बात नहीं करनी। मेरी दोस्त गुस्सा हो गई। फिर उसने तुझे मोबाइल क्यों भेजा है? वह भी चालू करवा कर। इसीलिए भेजा है कि उससे बात कर सके। और मैं घबरा गई। अच्छा, लेकिन पहले तो मेरे पास बहाना था कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, पर अब लग रहा था बात करनी पड़ेगी। पर मैं क्या बात करूं, मुझे समझ नहीं आता है। मेरी दोस्त ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि अपने होने वाले पति से लड़कियां क्या बातें करती हैं। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में पूछो, कोई प्लान बनाओ, बाहर घूमने जाओ। तुम्हारे घर वाले मना नहीं करेंगे और उसके पास पैसे हैं, गाड़ी है। मुझे तो अभी तक इतनी शॉपिंग कर लेनी चाहिए थी कि तेरा पूरा कमरा भर जाता। मौके से फ़ायदा उठा। माना कि तेरा ही होने वाला पति है, लेकिन बाद में ये जो पति होते हैं ना, ये बदल जाते हैं। ये तो तेरे लिए गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड और तू है कि पागल हुई जा रही है। मैं उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया नहीं, बात करनी है। पर अभी हम यह सब बातें ही कर रहे थे कि प्रताप की कॉल आने लगी, क्योंकि उसने फ़ोन में पहले से ही सिम लगाकर भेजी थी। मेरी दोस्त ने कहा कि उठा उठा, और मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं घबरा गई, पर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरी दोस्त ने कहा कि तेरा कुछ नहीं बन सकता, तेरे हाथ से यह रिश्ता निकल जाएगा और तू हाथ मलती रह जाएगी। और अगर तूने शादी नहीं करनी तो मैं उससे शादी करूँगी। तेरे जैसी सुंदर मैं भी तो हूँ। मैंने उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा कि मेरे होने वाले पति पर नज़र रखती है। उसने कहा कि तू क्या चाहती है कि खाऊं भी नहीं और बचाकर भी रखूं? या तो खा ले या फिर किसी और को दे। मेरा यह दोस्त मेरी हर बात जानता था, इसलिए मैं उससे इतनी खुलकर बातें कर रही थी। पर आपने फिर से मुझे कॉल की और मैंने कॉल उठा ली, लेकिन मैंने ऐसे बात की जैसे कोई स्टूडेंट अपने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करता है। मैंने कहा, जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमारे यहाँ मौसम कैसा है? बस इतनी ही बात हुई और मैंने कोई बहाना करके फ़ोन बंद कर दिया। वह भी समझ रहा होगा कि मैं शर्मा रही हूँ, पर मैं शर्मा नहीं रही थी, मैं सहज ही नहीं थी। शाम हुई तो हम छत पर चले गए। छत से मोहल्ला साफ दिख रहा था। मैंने देखा कि एक लड़का नीचे खड़ा था जो मुझे ही देख रहा था। फिर उसने मुझे एक इशारा किया और मैं उस इशारे का मतलब समझ गई। उस इशारे का मतलब था कि तुम बहुत सुंदर हो। मुझे यह सब बहुत बुरा लगा और मैं नीचे आ गई। अब जब भी मैं छत पर जाती हूँ, वह पहले से ही गली में खड़ा होता था, जैसे उसे पता हो कि मैं किस समय आती हूँ। एक दिन तो उसने मेरी तरफ एक गुलाब का फूल उछाल दिया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी यह हरकत मुझे बुरी नहीं लगी। फिर एक दिन उसने मेरी तरफ से चॉकलेट फेंकी और मैंने वह चॉकलेट खा भी ली। और फिर तो हद ही हो गई, उसने मुझे पत्थर मारा। पत्थर मुझे लगा तो नहीं, लेकिन वह सिर्फ पत्थर नहीं था, उसमें एक कागज़ था जिस पर उसका नंबर लिखा हुआ था और नीचे उसका नाम भी। उसने लिखा था, मेरा नाम किशन है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अगर तुम मुझे मैसेज करोगी तो तुम्हें खुशी होगी, पछताना नहीं पड़ेगा। 3 दिन तक मैं न तो छत पर गई और न ही मैंने उसे मैसेज किया, लेकिन उसका वह खत मेरे पास था। मैं बार बार उसे पढ़ती थी। फिर मैंने उसे मैसेज किया और उससे कहा, तुमने मेरा नंबर क्यों फेंका? तुम कोई बदतमीज़ बदमाश हो क्या? लेकिन मैंने उससे थोड़ी सी बात की। वह ऐसा कोई बात से बात निकालने का हुनर जानता था कि हम लोग बातें करने लगे। बातें करते करते दोस्ती हो गई। रूटीन की ही बातें करते थे, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में बातें करते थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था कि मैं किसी की तरफ खिंची चली जा रही थी। उससे बात न करती तो मेरा दिन नहीं गुजरता था। दूसरी तरफ प्रताप भी मुझसे बात करने की कोशिश करता था। प्रताप कोई बहुत निकम्मा आदमी नहीं था कि जिसके पास वक्त हो, लेकिन जब उसे वक्त मिलता था वह मुझसे कोई न कोई बात करने की कोशिश करता और मैं उससे ऐसे बात करती
जैसे वह मेरा होने वाला पति नहीं बल्कि मेरा कोई बॉस हो। मेरे लिए फूल भेजता था, चॉकलेट भेजता था, कपड़े भेजता था, कुछ न कुछ रोज़ भेजता था। मेरे माँ बाप खुशी से पागल हो चुके थे। उन्होंने तो सारे परिवार में यह बात फैला दी थी कि हमारी बेटी की शादी बहुत ऊंचे घर में हो रही है और लड़का इतना अच्छा है कि अभी तक हमारी बेटी पर 2 महीने में ही लाखों लुटा चुका है। मेरी सालगिरह भी आने वाली थी। मैंने किशन को भी बताया कि मेरी सालगिरह है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तोहफ़ा लेकर आऊँगा। तब तक हमारी दोस्ती मोहब्बत बन चुकी थी, लेकिन अभी तक हम दोनों में से किसी ने भी इजहार नहीं किया था। सालगिरह वाले दिन मुझे सबसे पहले प्रताप ने ही मैसेज किया। उसने कहा कि तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें दोपहर तक मिल जाएगा। वह इतने गिफ्ट भेज चुका था कि अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या भेजेगा, लेकिन मुझे तो किशन के गिफ्ट का इंतज़ार था। जब मैं छत पर गई तो उसने वह गिफ्ट मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने उस तोहफे को खोला तो उसमें एक छोटा सा प्यारा सा भालू था, जिसने अपने हाथ में एक दिल पकड़ा हुआ था और उस दिल पर लिखा था आई लव यू। क्या वह मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था या फिर यह गिफ्ट उसने मुझे ऐसे ही दिया था? मैं शर्मा के नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मेरे पापा बाहर गए और कहा कि आपकी बेटी के लिए गिफ्ट आया है, यहाँ पर साइन कर दें। लेकिन उस आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरे पापा ने कहा कि गिफ्ट कहाँ है, तो उस आदमी ने कहा कि गिफ्ट बहुत बड़ा है, अंदर नहीं ला सकते, आप बाहर आकर देख लें। हम सब लोग हैरान हो गए। जाकर देखा तो यह देखकर हमारी तो आंखें ही फटी की फटी रह गईं कि वह गिफ्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं बल्कि एक गाड़ी थी। उसने मुझे कार गिफ्ट की थी। मेरे पापा ने सारी ज़िंदगी काम किया था, लेकिन वह गाड़ी नहीं खरीद पाए थे। और अब जब गाड़ी भर के दरवाजे पर खड़ी थी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और मैं परेशान हो गई कि इतना बड़ा गिफ्ट, लेकिन मेरे हाथ में तो वह छोटा सा भालू था जो मुझे किशन ने दिया था और मेरे लिए उससे ज़्यादा कीमती इस वक्त और कुछ भी नहीं था। अब हमारी मोहब्बत बढ़ने लगी और हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब तो हम लोग चोरी चोरी मिल भी लिया करते थे। मैं बाज़ार जाने का बहाना करती, वह भी वहाँ आ जाता था। हम एक दूसरे से बातें भी कर लेते थे। मैंने उसे अभी तक यह नहीं बताया था कि मेरी सगाई हुई है, इसलिए सोचा कि बता देती हूँ। मैंने उससे कहा कि मेरी सगाई हुई है और अभी मैंने इतना ही कहा तो वह कहने लगा, सगाई हुई है, शादी तो नहीं हुई ना, तोड़ दो सगाई। मैंने कहा, लेकिन मेरी सगाई, और मुझे जाना पड़ा क्योंकि प्रताप मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था और मैं घर पर नहीं थी। उसने कहा, आप तो मुझसे बहुत दूर रहती हैं, यह आपका शर्माना है या कुछ और है? मैंने कहा, वह मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सब कुछ और। अब तो मुझे ये सब कुछ वाकई अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने आप को किशन के नाम कर चुकी थी, वही मेरा सब कुछ था। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकती थी। लेकिन आज प्रताप ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसने कहा, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। आपका मुझसे यूं दूर दूर रहना कहीं कुछ और तो नहीं कह रहा? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे उसे मुझ पर शक हो गया था। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उसने कहा,